Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is physiological effects of gibberellins. फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स में हम फर्स्ट देखेंगे स्टेम ग्रोथ। जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जिब्रेलिक एसिड प्लांट्स में उनकी स्टेम को इलोंगेट करता है, स्टेम की एक्सटेंशन करता है या इलोंगेशन काज करता है। अब इसका जो ये इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर देखा गया है रोजिड प्लांट्स में और इसी तरह ड्वार्फ स्पीशीज़ में। रोजिड प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें स्टेम बिल्कुल नज़र ही नहीं आती। जैसे आप एलोवेरा को देख लें तो बिलो ग्राउंड जो है उनके रूट्स होते हैं और अबव द ग्राउंड उनके लीव्स होते हैं, स्टेम आपको नज़र नहीं आती। तो ऐसे तमाम प्लांट्स रोजिड्स कहलाते हैं। रोजिड्स में जिब्रेलिक एसिड्स क्या करते हैं, अगर अप्लाई किए जाएं तो उनकी स्टेम को इलोंगेट कर देते हैं। इसके अलावा ड्वार्फ स्पीशीज़ में भी ये स्टेम को इलोंगेट करते हैं। ड्वार्फ स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो किसी म्यूटेशन वगैरह की वजह से शॉर्ट हाइटेड हो गई हों, तो उनको भी जिब्रेलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू टॉल प्लांट्स, उनकी स्टेम की इलोंगेशन करते हैं। फिर ये कि इसका ये जो इफ़ेक्ट है स्टेम एक्सटेंशन के हवाले से, ये मोस्टली कंसर्न्ड है विद सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि सेल की ये इलोंगेशन करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में कुछ रोजिड प्लांट्स और कॉलिसेंट प्लांट्स, रोजिड प्लांट्स का तो हमने कहा कि वो प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम बिल्कुल नज़र नहीं आती, बहुत छोटी होती है। और कॉलिसेंट प्लांट्स वो होते हैं प्लांट्स हैविंग वन और मोर सेंट्रल स्टेम्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें एक से ज़्यादा सेंट्रल स्टेम है। आप इसको ज़रा देख लें डायग्रामेटिकली कि ये देखें रोजिड प्लांट्स की, जैसे हमने अभी बात की थी कि रोजिड कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें आप ये देखें कि यहाँ पर इस प्लांट में आपको स्टेम नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लीव्स ही नज़र आ रहे हैं। ये प्लांट है तो इसके भी अबव द ग्राउंड ये लीव्स ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ये रोजिड्स कहलाते हैं। और हमने कहा कि जिब्रेलिक एसिड अगर अप्लाई किया जाए तो ये रोजिड्स जो हैं, जैसे ये दिखाया गया कि ये रोजिड है, तो इसमें ये स्टेम जो है ये इलोंगेट होती है और ये इलोंगेशन काज करते हैं रोजिड प्लांट्स की, ठीक है। अभी हमने बात की कि कॉलिसेंट प्लांट्स। कॉलिसेंट प्लांट्स हमने कहा ऐसे प्लांट्स होते हैं विच हैव मोर देन वन सेंट्रल स्टेम। अब आप ये देखें कि ये प्लांट है, ये अराइज हो रहा है सॉइल से, तो इसमें इसकी बिल्कुल बेस पे तो एक सिंगल सी ऐसे स्टेम नज़र आ रही है, लेकिन वो फ़ौरन से वो डिवाइड हो रही है बहुत सारी स्टेम्स में। तो विच द प्लांट विच हैज़ मोर देन वन सेंट्रल स्टेम, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? कॉलिसेंट प्लांट्स कहते हैं। तो दो तरह के प्लांट्स की हमने बात की, रोजिड प्लांट्स जिनमें स्टेम नहीं होती और कॉलिसेंट प्लांट्स विच हैव मोर देन वन सेंट्रल स्टेम। तो कॉलिसेंट प्लांट्स में और रोजिड प्लांट्स के जो सब एपिकल सेल्स हैं उनमें देखा गया है कि ये ना सिर्फ सेल्स की इलोंगेशन करते हैं बल्कि सेल डिवीजन भी करते हैं। मींस सेल तादाद में भी बढ़ते हैं डिवीजन के ज़रिए और साइज़ में भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से स्टेम इलोंगेट होती है रोजिड प्लांट्स में और कॉलिसेंट प्लांट्स में। नेक्स्ट इज़ बोल्टिंग एंड फ्लावर फॉर्मेशन इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब बोल्टिंग किसे कहते हैं? स्टेम इलोंगेशन को इनफैक्ट बोल्टिंग कहा जाता है कि जिब्रेलिक एसिड के इफ़ेक्ट से जो स्टेम इलोंगेट करती है ये इफ़ेक्ट बोल्टिंग कहलाता है। अब इसमें बोल्टिंग किन प्लांट्स की है? बोल्टिंग या फ्लावर फॉर्मेशन मींस स्टेम की एक्सटेंशन भी करते हैं और फ्लावर फॉर्मेशन भी करते हैं इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स का आपको पता होगा कि ऐसे फोटोपीरियोडिक प्लांट्स जिनको फ्लावरिंग के लिए अपने स्पेसिफिक फ़ोटो पीरियड से ज़्यादा आवर्स की लाइट चाहिए होती है, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब उनको अपना जो रिक्वायर्ड इंडक्टिव पीरियड है, जितने आवर्स की लाइट उनको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा की लाइट अगर उन्हें अवेलेबल होगी तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। और उनमें फ्लावरिंग भी तब होती है कि अगर उनको उनके इंडक्टिव फ़ोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट मिले। अच्छा, ये हो गया। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स होते हैं। कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स जिनको वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कुछ टाइम की जो है लो टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द फ्लावरिंग। तो ऐसे प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट्स जैसे हैं, अगर इनको लॉन्ग डे पीरियड नहीं मिलता, फ़ोटो पीरियड इनको नहीं मिलता उतना जितना इनको चाहिए, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होती, डिले हो जाती है। कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स हैं, अगर उन प्लांट्स को लो टेम्परेचर नहीं मिलता तो भी वो जो है वो फ्लावरिंग शो नहीं करते। तो ऐसे प्लांट्स में देखा गया है कि जब उनको लॉन्ग डे प्लांट्स हैं या कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स हैं, उनको उनका इंडक्टिव पीरियड नहीं मिल रहा, इनको अपनी लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स को उनका प्रॉपर लो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में इन प्लांट्स को जब एक्सोजीनस जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया गया। एक्सोजीनस क्या होता है? जो ख़ुद से हम बाहर से अप्लाई करते हैं। एंडोजीनस तो वो होता है ना जो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होता है,
प्लांट नेचुरली तौर पे बना रहा होता है, और एक्सोजीनस वो होता है जो बाहर से अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे लॉन्ग डे प्लांट्स और कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स में जिनको उनका स्पेसिफिक फोटो पीरियड नहीं मिल रहा या उनको स्पेसिफिक उनका लो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो उनमें जब एक्सोजीनियसली जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया गया तो देखा गया कि उन लॉन्ग डे प्लांट्स में भी फ्लावरिंग हो गई और कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स में भी फ्लावरिंग हो गई। मींस जिब्रेलिक एसिड का ये इफेक्ट है कि वो लॉन्ग डे प्लांट्स और कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स में उनको उनके जो स्पेसिफिक लाइट पीरियड है उसका ये अल्टरनेट है, या फिर उनके जो लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसका ये अल्टरनेट है। जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स में ये कोई इस तरह का फ्लावरिंग इफेक्ट शो नहीं करता, ये सिर्फ लॉन्ग डे प्लांट्स और कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग इफेक्ट शो करता है। अब अगर लॉन्ग डे प्लांट्स या कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स को उनका स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट नहीं मिलती, नॉन इंडक्टिव कंडीशंस हैं। नॉन इंडक्टिव क्या है कि लॉन्ग डे प्लांट को जो उसका इंडक्टिव पीरियड चाहिए कि उसके अपने स्पेसिफिक फोटो पीरियड से ज़्यादा टाइम की लाइट चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो हम कहेंगे कि ये नॉन इंडक्टिव कंडीशन है इसके लिए। उस सूरत में क्या होगा कि जब उसको उतनी लाइट नहीं मिल रही उतने टाइम की जितनी उसको चाहिए, तो उस सूरत में वो शॉर्ट हाइटेड रह जाएगा, स्टेम भी उसकी जो है कम इलोंगेट होगी, रोजेट्स की फॉर्म में वो नज़र आएगा, और उसके अलावा स्टेम इलोंगेशन भी नहीं होगी और उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। इसी तरह कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट है तो वो भी अगर नॉन इंडक्टिव कंडीशन में है, मींस उसको उसका स्पेसिफिक लो टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में भी वो कैसे ग्रो करेगा, एज रोजेट, कि उसकी स्टेम जो है वो इलोंगेट नहीं करेगी और उनमें बाद में फ्लावरिंग भी नहीं होगी। लेकिन ऐसे प्लांट्स को, लॉन्ग डे प्लांट्स या कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट्स को जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू इंडक्टिव लॉन्ग डे कंडीशन और जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट इन नॉन इंडक्टिव शॉर्ट डे कंडीशन, रिजल्ट्स फर्स्ट इन स्टेम इलोंगेशन, जिसे हम बोल्टिंग कहते हैं, एंड देन फ्लावर फॉर्मेशन। तो ऐसे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट जो पहले नॉन इंडक्टिव कंडीशन में थे, उसको उसका लाइट पीरियड नहीं मिल रहा था, अगर उसको हम इंडक्टिव लॉन्ग डे कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, जितने घंटे की उसको लाइट चाहिए उतनी दे देते हैं, तो भी उसमें क्या होगा कि स्टेम इलोंगेशन हो जाएगी और फ्लावरिंग भी हो जाएगी। या अगर हम उसको लॉन्ग डे लाइट नहीं दे सकते तो हम उसको क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट दे देते हैं। लॉन्ग डे पीरियड उसे नहीं दे रहे लाइट का, जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट से भी उसमें क्या होता है, ये रिजल्ट आता है कि उसमें स्टेम इलोंगेशन मींस बोल्टिंग भी हो जाती है और उसके बाद फ्लावर फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में लाइट का जो अल्टरनेटिव के तौर पे काम करता है वो जिब्रेलिक एसिड है, कि इसमें वो बोल्टिंग काज करता है, स्टेम इलोंगेशन एंड देन फ्लावरिंग। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रोजेट प्लांट था, मीन्स इसको इसका इंडक्टिव पीरियड नहीं मिल रहा था, जब इसको जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया गया तो इसमें स्टेम की इलोंगेशन भी हो गई, बोल्टेड शूट इसमें बन गई, और उसके बाद उसकी फ्लावरिंग भी हो गई। नेक्स्ट इज इंडक्शन ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड एंजाइम प्रोडक्शन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जिब्रेलिन्स के जो प्रोनाउंस्ड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें एक तो स्टेम इलोंगेशन, दूसरा उसमें ये है कि जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, मोस्टली सीरियल्स के जो सीड्स होते हैं, उनमें ये एंजाइम प्रोडक्शन करता है। और एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, ये हाइड्रोलेजेस होते हैं, जिसमें ज़्यादातर प्रोडक्शन ये करता है अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम की। और अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम का ये फंक्शन क्या होता है कि ये एंडोस्पर्म में जो मौजूद रिज़र्व फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या प्रोटीन, तो उस स्टार्च को वो मोबिलाइज़ करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्युबल शुगर्स, ताकि वो सॉल्युबल शुगर्स फिर एम्ब्रियो जो है वो यूटिलाइज़ करे और वो ग्रो करे इनटू अ सीडलिंग। तो ये हम पहले भी इसके बारे में कुछ हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अपना रोल प्ले करता है जर्मिनेशन में। इसमें हम देखते हैं कि Gibberellic acids can cause germination in seeds that normally require cold temperature, stratification और light to induce germination। अभी हमने बात की कि कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायरिंग जो प्लांट्स होते हैं, मींस उनको इसे स्ट्रेटिफिकेशन इसके लिए टर्म यूज़ होती है, जो कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है। कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट वाले प्लांट्स मींस जिनको स्ट्रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जो जिनको लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए, तो ऐसे प्लांट्स के लिए उनके जो सीड्स होते हैं, सीड्स को भी लो टेम्परेचर चाहिए या लाइट पीरियड चाहिए, तो उनमें भी जिब्रेलिक एसिड जो है वो अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ होता है कि उनमें जर्मिनेशन काज करता है। कि जब उनको एक्सोजीनस सप्लाई की जाती है, जिब्रेलिक एसिड कैन रिप्लेस एटलीस्ट पार्ट ऑफ द चिलिंग और लाइट रिक्वायरमेंट इन सच सीड्स। तो उन सीड्स को अगर चिलिंग टेम्परेचर नहीं मिल रहा, लाइट रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही, लेकिन उनको जिब्रेलिक एसिड दे दिया है, तो जिब्रेलिक एसिड की मौजूदगी में वो ग्रो कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे।
अब हम बात करते हैं कि सीरियल ग्रेन्स में ये क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि ये एक सीड दिखाया गया है सीरियल्स में। जो उसका स्ट्रक्चर होता है इंटरनल वो इस तरह से होता है कि ये यहाँ पर एक येलो सा पार्ट दिखाया गया है, ये सीड के अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक ये लार्ज सा इस तरह से ये दिखाया गया है, ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि सप्लाई होता है फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में होता क्या है कि नेचुरली तौर पर ऐसा होता है कि एम्ब्रियो में जिब्रिलिक एसिड बनता है। ये जिब्रिलिक एसिड चला जाता है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में जाने के बाद ये एंडोस्पर्म की जो आउटर वॉल होती है, जो ये आप देख रहे हैं इस तरह से एक थिक सी वॉल दिखाई गई है, एंडोस्पर्म की आउटर वॉल को कहते हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो जिब्रिलिक एसिड जब एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म में चला जाता है तो वहाँ पर वो काज करता है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एमाइलेज इन द एल्यूरोन लेयर। इस एल्यूरोन लेयर में एंजाइम्स बनते हैं हाइड्रोलेसिस, जिनमें ज़्यादा जो है मिकदार में वो अल्फा एमाइलेज बनता है। और ये क्या करता है, ये स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है इनटू सॉल्युबल शुगर्स के। स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल शुगर्स में। अब ये सॉल्युबल शुगर्स जो हैं ये यहाँ से मूव करके जाते हैं एम्ब्रियो के पास, और एम्ब्रियो अब इनको सॉल्युबल शुगर्स को यूटिलाइज करता है और ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है, और यहाँ सीड से सीडलिंग जो है वो इमर्ज होती है। When the embryo is dissected out of the seed, the aileron cells are not able to produce alpha amylase, which indicates that the embryo is the site for the production of gibberellins, which are transported to the aileron cells where the hydrolytic enzymes are synthesized and secreted into the starchy endosperm. जैसे हमने अभी बात की कि अब जिब्रिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम या अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। तो वो जिब्रिलिक एसिड हमने कहा कि कहाँ से आया, ये जिब्रिलिक एसिड हमने कहा ये एम्ब्रियो वाली साइड पे बनता है और फिर ये चला जाता है एंडोस्पर्म के पास। अगर इस सीड को हम ऐसे डाइसेक्ट कर दें, ऐसे इस तरह से काट दें कि इसका एम्ब्रियो वाली साइड अलग कर दें और एंडोस्पर्म वाली साइड अलग कर दें, फिर हम देखेंगे कि ये जो इसका सीड का ये वाला पार्ट है जिसमें एंडोस्पर्म है, उसमें अब वो एंजाइम्स बनते हैं या नहीं। तो देखा गया है कि जब एम्ब्रियो वाली साइड अलग कर दी जाती है सीड से तो एंडोस्पर्म में कोई अल्फा एमाइलेज नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें जिब्रेलिन जो है एम्ब्रियो वाली साइड पे बना है और वो वहाँ से उसने ट्रैवल होना था इनटू द एंडोस्पर्म साइड। तो इट मीन्स के एम्ब्रियो जो है उसमें सिंथेसिस होती है जिब्रिलिक एसिड की, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन एल्यूरोन लेयर। और फिर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल शुगर्स में, जो कि फिर सॉल्युबल शुगर्स एम्ब्रियो वाली साइड पे जाते हैं। एम्ब्रियो से इस तरह से सीडलिंग इमर्ज होती है कि नीचे उसके जो है वो रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं एम्ब्रियो के नीचे, और ऊपर जो है उसकी इस तरह से शूट टिपिकल मेरिस्टेम बनता है और उसकी जो फर्स्ट फोलिएज हैं कोलियोप्टाइल वगैरह उसकी सीडलिंग जो है वो इमर्ज होती है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी एंड ग्रोथ ऑफ डोरमेंट बर्ड्स। Birds of evergreen deciduous trees usually become dormant in autumn, enter a period of rest in winter, and growth is arrested till the onset of spring. Deciduous trees ऐसे trees जिनके पत्ते जो हैं वो झड़ते रहते हैं। यूजली जो है ऑटम में, ख़िज़ां के मौसम में आप देखते हैं कि पत्ते झड़ते हैं दरख्तों के। तो उसमें क्या होता है कि ऑटम में ऐसे ट्रीज़ में नए पत्ते नहीं उगते, झड़ तो रहे होते हैं लेकिन नए जो हैं, नई जो बर्ड्स हैं उनमें से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। मींस विंटर्स में वो रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाती हैं उनकी बर्ड्स, और फिर जो है जब तक कि स्प्रिंग सीज़न नहीं आता तब तक उनकी ग्रोथ जो होती है वो अरेस्टेड होती है या वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है, मौसम बहार में, आप देखें कि नए जो हैं उन पे पत्ते जो हैं वो लग रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये जो बर्ड डॉर्मेंसी है, इट इज़ ओवरकम बाय एक्सटेंडेड कोल्ड पीरियड एंड बाय लॉन्ग डे एंड रेड लाइट। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट से पता चला वो ये कि बर्ड जो है वो डॉर्मेंट थी ड्यूरिंग द ऑटम एंड विंटर, और जैसे स्प्रिंग सीज़न आया तो उसकी डॉर्मेंसी ख़त्म हुई और जो है उसने ग्रो होना शुरू किया। तो ये जो बीच में विंटर पीरियड था, मींस कि उसकी डॉर्मेंसी को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्सटेंडेड कोल्ड पीरियड चाहिए था, लॉन्ग डेज चाहिए थे और रेड लाइट चाहिए थी, ठीक है।
अंडर दीज कंडीशंस एन इंक्रीज इन जिब्रेलिन्स टेक प्लेस। फिर देखा गया कि ये जो कंडीशंस उसको चाहिए थी, जिन कंडीशंस के पूरा होते ही बाद में डोरमेंसी ख़त्म हो गई और बर्ड्स में से जो है न्यू लीव्स वगैरह अराइज हुए, या अगर सीड की डोरमेंसी है तो सीड्स की ग्रोथ शुरू हो गई। तो वो कहते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में जिब्रेलिन्स की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। मींस इन एक्सटेंडेड कोल्ड पीरियड में और लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट के दौरान प्लांट में जिब्रेलिन जो है वो ज़्यादा बना और उसके बाद उसने डोरमेंसी को ख़त्म किया और न्यू जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अगर एक्सोजीनस जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया जाए तो उसमें भी यही रिज़ल्ट देखे गए हैं कि सीड के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर जो है अगर जिब्रेलिक एसिड ख़ुद से अप्लाई करते हैं तो उन सीड्स या उन बर्ड्स में भी डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है। मींस वो जो लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चाहिए थी सीड को या बर्ड को, लॉन्ग डे चाहिए था और रेड लाइट चाहिए थी, यही रिक्वायरमेंट्स थी ना डोरमेंसी को ख़त्म करने के लिए। लो टेम्परेचर मीन्स हमने कहा विंटर सीजन और लॉन्ग डे और रेड लाइट। तो ये क्यों चाहिए होता है प्लांट को डोरमेंसी ख़त्म करने के लिए कि इस दौरान प्लांट में जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा बनता है और उससे फिर डोरमेंसी को वो ख़त्म करता है। अगर ये टेम्परेचर नहीं मिल रहा, लॉन्ग डेज नहीं मिल रहे, एक्सोजीनस जिब्रेलिक एसिड हम अप्लाई कर देते हैं सीड्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर, तो उन सीड्स या बर्ड्स में डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है। फ्रूट सेटिंग एंड ग्रोथ। A number of deciduous fruit trees such as apple, pear and some citrus species can be induced to set fruit with gibberellic acid or a combination of gibberellic acid with auxin। बहुत सारे डेसीडुअस फ्रूट ट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें ये एप्पल की बात है, पियर है, कुछ सिट्रस स्पीशीज़ हैं। सिट्रस स्पीशीज़ में ये ऑरेंजेस, लेमन वगैरह आ जाते हैं। तो इनमें फ्रूटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए देखा गया कि अगर जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया जाए या जिब्रेलिक एसिड के साथ कुछ कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की भी मिला के उन पर अप्लाई किया जाए तो उनमें फ्रूट सेट जो है वो ज़्यादा होता है, फल ज़्यादा लगता है। Gibberellic acid is also used extensively on seedless grape varieties to increase the size and quality of the fruit। उसके अलावा ये जो seedless grape varieties होती हैं जिनमें seeds नहीं होते, पार्थिनोगार्पिक होते हैं, उनकी ग्रोथ भी जिब्रेलिक एसिड से अच्छी होती है। मतलब ऐसे सीडलेस ग्रेप्स जो हैं वो साइज़ में भी बड़े होते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है जब उनमें जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया जाता है। बिकॉज द जिब्रेलिक एसिड इंक्रीजेज द मोबिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू द डेवलपिंग फ्रूट। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को मोबिलाइज करता है, उनकी हाइड्रोलिसिस करता है और डेवलपिंग फ्रूट में जो सप्लाई होती है कार्बोहाइड्रेट्स की उसको ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से अच्छी वैरायटी के फ्रूट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। माल्टिंग ऑफ बार्ले। जिब्रेलिक एसिड इज़ यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ बार्ले माल्ट एक्सट्रैक्ट। अब जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि ये बार्ले सीड्स में माल्ट एक्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन को या उसकी पैदावार को बढ़ाता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिच फाइबर्स, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो ये माल्ट एक्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज़ करता है। एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड टू जर्मिनेटिंग बार्ले सप्लीमेंट्स द endogenous gibberellic acid content and accelerates the production and release of hydrolytic enzymes that degrade storage proteins and carbohydrates of the endosperm into sugars and amino acids that comprise the malt extract। वही बात जैसे हमने कहा कि सीरियल्स के सीड्स में ये क्या करता है कि ये जिब्रेलिक एसिड एम्ब्रियो साइड से मूव करके एंडोस्पर्म वाली साइड पे जाता है, वहाँ पर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पैदा करता है और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम या अल्फा एमाइलेज क्या करते हैं, एंडोस्पर्म में मौजूद प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स को ये डिग्रेड करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सॉल्युबल शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च वगैरह, तो वो शुगर्स में कन्वर्ट होंगे। स्टोरेज प्रोटीन्स हैं तो वो कन्वर्ट होंगी अमाइनो एसिड्स में, मीन सिंपलर प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट करते हैं और यही शुगर्स या अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं फॉर द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ माल्ट एक्सट्रैक्ट इन द सीड्स। चेंज ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन। In cucumis species, perfect flowers are initiated but one sex organ fails to develop, which leads to the development of monoecious plant with imperfect flowers. Treatment with exogenous gibberellic acid results in male flower formation। cucumis species में जैसे खीरा वगैरह है, इन स्पीशीज़ में देखा गया है कि परफेक्ट फ्लावर्स शुरू में बनते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनमें तमाम वर्ल्ड्स पूरी होती हैं। रिप्रोडक्टिव हवाले से देखें तो एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम भी होता है, लेकिन जैसे ही फ्लावर्स बाद में ग्रो होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मोनोइशियस प्लांट के, उस पर
या तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेल फ्लावर में या फिर वो फीमेल फ्लावर में, मीन्स उसमें एक वर्ल ग्रो होती है एंड्रोशियम की या गाइनोशियम की, और एक वर्ल जो है वो ग्रो नहीं होती। तो वो फ्लावर्स जिनमें कंप्लीट वर्ल्स नहीं होती, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, वो इम्परफेक्ट फ्लावर्स कहलाते हैं। तो शुरू में ये परफेक्ट फ्लावर्स बनाते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी डेवलपमेंट होती है तो वो कंप्लीट परफेक्ट नहीं बल्कि इम्परफेक्ट फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स में अगर जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया जाए तो जिब्रेलिक एसिड क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं मेल फ्लावर की फॉर्मेशन को। अब आपकी अगर जहन में हो कि जब हमने ऑक्सिन्स पढ़ा था तो ऑक्सिन्स में हमने कहा था कि इसी तरह के प्लांट्स क्यूक्यूमस स्पीशीज़ वगैरह में परफेक्ट फ्लावर्स जब ग्रो हो के फिर इम्परफेक्ट फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अगर उनमें ऑक्सिन अप्लाई कर दिया जाए, इन्हीं प्लांट्स में ऑक्सिन या साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाए तो उनमें फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन होती है, और अगर जिब्रेलिक एसिड अप्लाई कर दिया जाए तो वो मेल फ्लावर बनाते हैं। It has been observed that staminate plants contain more gibberellic acid-like substances than their pistillate counterparts. अब staminate plants कौन से होते हैं, जिनमें मेल फ्लावर्स हो, ठीक है। अब स्टेमिनेट प्लांट्स में देखा गया है कि जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंसेस ज़्यादा पाए जाते हैं, मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल फ्लावर्स हैं तो वो जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा रखते हैं, जबकि उनके जो पिस्टिलेट काउंटर पार्ट्स हैं, जो फीमेल फ्लावर वाले, पिस्टिल से है ना ये, फीमेल फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं उनकी निस्बत मेल फ्लावर वाले प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स को। इन स्पाइनेसिया स्पीशीज़ एंड कैनबिस सैटिवा which are deciduous plants with male and female flowers in separate plants, application of exogenous gibberellic acid increases the tendency for the formation of male flowers. तो ये जो डाइशियस प्लांट्स हैं जिनमें स्पाइनेसिया स्पीशीज या कैनबिस सैटिवा है, इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स होते ही सेपरेट प्लांट्स पे हैं, ठीक है। कुछ में तो ये होता है ना कि एक ही प्लांट है और उसी के ऊपर मेल फ्लावर्स भी हैं, फीमेल फ्लावर्स भी हैं, लेकिन अब ये डाइशियस प्लांट्स की बात हो रही है कि जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो सेपरेट प्लांट्स पे होते हैं। उन अगर फीमेल फ्लावर वाले प्लांट पे भी अगर जिब्रेलिक एसिड अप्लाई कर दिया जाए तो वो भी मेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। नेक्स्ट इज़ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट फॉर्मेशन होती है और उसमें जो फ्रूट बनता है वो सीडलेस होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सीड नहीं बनता। तो सीडलेस फ्रूट्स की जो डेवलपमेंट होती है वो पार्थेनोकार्पिक तरीके से होती है। Germination of the pollen grains is stimulated by gibberellins. Likewise, the growth of the fruit and the formation of parthenocarpic fruits can be induced by gibberellin treatment. उसके अलावा देखा गया है कि जिब्रेलिक एसिड अगर अप्लाई किया जाए ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन एंड ग्रोथ टाइम, तो उसमें भी जिब्रेलिक एसिड का ये इफ़ेक्ट है कि वो प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को, कि वो सीडलेस फ्रूट्स की सिंथेसिस को, फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और इस तरह से पोम फ्रूट्स हैं या जिनको स्टोन फ्रूट्स कहा जाता है, वियर ऑक्सिन्स हैव फेल्ड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, द जिब्रेलिन्स हैव प्रूवन टू बी सक्सेसफुल। अब बहुत सारे प्लांट्स में ऑक्सिन्स भी पार्थेनोकार्पी काज करता है, कि ऑक्सिन का भी ये रोल है कि वो सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन करता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ऑक्सिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है इन काजिंग पार्थेनोकार्पी, तो उनमें जिब्रेलिन्स को देखा गया कि दे आर सक्सेसफुली काजिंग पार्थेनोकार्पी, फॉर एग्जांपल इन पोम एंड स्टोन फ्रूट्स। पोम एंड स्टोन फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनमें सिर्फ एक ही सेंट्रल सीड होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीड या एक ही हम कहें कि उस फल के अंदर गुठली होती है, तो वो फ्रूट कहलाते हैं स्टोन फ्रूट्स। तो ऐसे स्टोन फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पिक काज कर सकते हैं जिब्रेलिन्स, मीन्स अगर जिब्रेलिन्स उनको अप्लाई किया जाएगा उनकी ग्रोथ के दौरान, तो वो क्या होंगे कि वो सीडलेस फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सीडलेस एंड फ्लैशी टोमेटोज एंड लार्ज साइज ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जिब्रेलिन ट्रीटमेंट ऑन कमर्शियल स्केल। तो बहुत सारे ऐसे स्टोन फ्रूट्स हैं जिनको अगर उनकी डेवलपमेंट के दौरान, फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया जाए तो उनमें सीड बनता ही नहीं है और वो सीडलेस या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कमर्शियल पर्पज़ के लिए ऐसे फ्रूट्स को प्रमोट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि स्टोन फ्रूट्स हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ऐसे फ्रूट्स हम कहें कि ऐसा फल जिसके अंदर एक गुठली होती है, इसमें आप देखें आपको डिफरेंट ऐसे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, पीच है, इसमें प्लम है और एप्रिकॉट, और इसमें आप देखें चेरीज़ हैं। तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें
सिर्फ एक सीड जो है इनमें मौजूद होता है या एक ही गुठली होती है, तो ये स्टोन फ्रूट्स कहलाते हैं। जिब्रिलिक एसिड इन स्टोन फ्रूट्स को डेवलपमेंट के दौरान अगर अप्लाई किया जाए प्लांट पे, तो इन स्टोन फ्रूट्स को कन्वर्ट करता है इनटू पार्थिनोकार्पिक या सीडलेस फ्रूट्स में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।